अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपके नेक्स्ट लेक्चर में वेलकम करती हूँ। आज आपका ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और मैंने ये कोशिश की है कि काफ़ी आपको बाय पार्ट्स करके पढ़ाऊँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सारे जो स्टेप्स पढ़े थे जो कि रिसर्च करने के लिए, रिसर्च एक जो प्रोजेक्ट होते हैं उसके क्या स्टेप्स होते हैं और क्या उनका सीक्वेंस होता है, कैसे पहले इंट्रो और उसके बाद लिटरेचर रिव्यू और उसके बाद मेथोडोलॉजी, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस और रिपोर्ट राइटिंग तक हमने सारा जो है वो स्टेप्स देखे थे। आज 19 जो स्टेप्स हैं उनको मैं ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। और ये जो अभी आप टॉपिक्स देखेंगे, ठीक है, लेटर ऑन इन पूरे जो स्टेप्स हैं, हर स्टेप पे पूरा एक चैप्टर है जिसमें प्रॉपरली आप लोगों को बताया जाएगा कि ये काम जो है वो जो अभी आपको सिर्फ वर्ड्स बताए जा रहे हैं या आपको अभी जस्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो कोर्स है उसकी अभी आपको सिर्फ वोकैबुलरी जो है वो समझाई जा रही है, लेकिन लेटर ऑन हम लोग बड़े डिटेल में हर एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें जो आपको याद हो कि उसके जो स्टेप्स थे उसमें जो फर्स्ट स्टेप था वो था फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहली बात यह कि आपने रिसर्च जो प्रॉब्लम है, जो आपका इशू है, उसको प्रॉपरली आपने अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि आपका इशू है क्या है, ठीक है। और फिर उसको आपने एक्सप्लेन करना है कि जो सबसे बड़ी जो बात होती है कि जब आप कोई रिसर्च में काम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो इश्यू है ना उसको बड़ा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि रिसर्च में काम करते हुए बड़ा आप कोई वाइड किस्म का कोई टॉपिक ले लेते हैं, ठीक है। रिसर्च में आपने बड़ा नैरो सा हो के और बिल्कुल एक पॉइंट पे फोकस होके ताकि आप उस प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकें, ठीक है। तो उसमें कहता है कि essentially two steps are involved in formulating the research problem। कहते हैं रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। एक जो होता है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम थॉरली एंड rephrasing the same into the meaningful term for from an analytical point of view। कहते हैं कि सबसे पहले तो आप थॉरली देखें कि आपका रिसर्च पॉइंट है क्या, आप करना क्या चाहते हैं, और फिर उसको आप एक जो सिस्टमेटिक और मीनिंगफुल वे है उसमें आप उसको एक्सप्लेन करें। द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इज टू डिस्कस इज विद वंस ओन कोलीग और with those having some एक्सपीरियंस इन द मैटर। और कहते हैं कि उसके फिर बात ये कि आप उसको डिस्कस करें और डिस्कस आप उन लोगों के साथ करें जो कि इस किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या उनको थोड़ा सा जो है वो रिसर्च की हाउ नाउ है, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आपका जो स्टेप है ये उसी को एक्सप्लेन किया कि द रिसर्च मस्ट बी द सेम टाइम एग्जामिन ऑल द अवेलेबल लिटरेचर इज गॉड हिमसेल्फ with the selected problem, ठीक है। conceptual and theoretical और empirical literature भी होके कहते हैं कि आपकी जो रिसर्च है उसको अपने बड़ा तरीके से जो है उसका बैकग्राउंड बड़ा होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में होना चाहिए, ठीक है। और उस पे जो है एक पूरी एक कंसेप्चुअल थ्योरी जो है वो आपको पता हो कि ये प्रॉब्लम कब है, बैकग्राउंड क्या है, कब से है, ये प्रॉब्लम से कौन लोग अफेक्ट हो रहे हैं, इसके सोल्यूशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखा जाए। तो जो ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं इसका सोल्यूशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। The task of formulating or defining the research problem is a step of greatest problem in the entire research process, ठीक है। कहते हैं कि जो आपको फॉर्मुलेशन है ना आपकी प्रॉब्लम की, वो सबसे बड़ा जो है टास्क है आपकी रिसर्च में। ये बाकी डिटेल आप खुद पढ़ेंगे, इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। उसके बाद है एक्सटेंसिव रिसर्च लिटरेचर सर्वे, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद हम लोग एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू करते हैं। लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है कि वो जो प्रॉब्लम है क्या वो पहले कभी फेस की गई, ठीक है।
अगर वो प्रॉब्लम पहले फेस की गई है तो उसके बारे में क्या कहा है, रिसर्चर्स ने क्या कहा है, ठीक है। या जैसे कि जो खुराक की किल्लत या फूड सिक्योरिटी का जो इशू है, ठीक है, वो पाकिस्तान में है। तो जब मैं उस पर रिसर्च अपनी स्टार्ट करूंगी तो मैं देखूंगी अच्छा ये फूड से रिलेटेड जो है ये प्रॉब्लम जब चाइना में आई थी तो उन लोगों ने क्या किया, जब ये नीदरलैंड में इशू आया था तब उन लोगों ने क्या किया, अफ्रीकन कंट्रीज में जब इशू आता है तो वो इसको क्या करते हैं, ठीक है। तो आप उसका लिटरेचर रिव्यू की करते हैं। लिटरेचर रिव्यू में क्या करते हैं कि आप ये नहीं कि जाके आप उन इलाकों में जाके घूमते हैं। लिटरेचर रिव्यू जो है वो थ्रू आपकी स्टडीज ही होता है कि जो भी कोई आपका पब्लिश्ड मटेरियल होता है इसमें आप डिफरेंट पेपर के एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, इंडेक्सेस जर्नल पढ़ते हैं, ठीक है, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड बिब्लियोग्राफी पढ़ते हैं, इसमें आप कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग पढ़ते हैं, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। हर तरह का पॉसिबल मटेरियल जो आपके बुक्स में है, जो आपके आर्टिकल्स में है, उन सबको आप पढ़ते हैं और पढ़ के फिर एक अपने जहन में प्रॉब्लम को जो है वो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसको थोड़ा सा स्केच करते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम जब ईरान में आई थी तो उन्होंने ये किया था, ये प्रॉब्लम जब उस मुल्क में आई थी तो उन्होंने ये किया था, ठीक है। आप जैसे कि अभी भी देखें कि रिसर्च अगर ये जो कोविड-19 के जो पेंडेमिक वर्ल्ड पेंडेमिक जो आया हुआ है इसमें क्या हो रहा है कि सब मुल्क जो है वो रिसर्च कर रहे हैं कि अच्छा ये सबसे पहले अगर ये चाइना में इसका जो है वो ब्रेकआउट हुआ था तो उन लोगों ने इसको कैसे ओवरकम किया, उसके बाद ये जापान में आया, उसके बाद ये कोरिया में आया, साउथ कोरिया में आया, उन लोगों ने किस तरह से इसको सॉल्व किया। और जो है उसमें अभी भी सारे मुल्कों में ये रिसर्च हो रही है कि अच्छा किस तरह से जो है वो चाइना ने इस चीज को सॉल्व किया और हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप एक पूरी लिटरेचर की जो है वो हिस्ट्री पढ़ते हैं, उससे आपको अपनी प्रॉब्लम जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है उसका अंदाजा होता है। उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाता है आपका डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस किसी भी काम का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप लेटर ऑन पढ़ेंगे हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस कैसे बनाया जाता है, ठीक है। उनके वर्किंग हाइपोथेसिस इज tentative assumptions made in order to draw out and test its logical and empirical consequences. A focus point of for research, they also affect the manner in which tests must be conducted in the analysis of data indirectly data and indirectly the quantity of data which is required for the analysis। इसमें होता है कि आप hypothesis create बनाने का मतलब ये होता है कि अगर मैं ये काम करूं, ठीक है, कोई मैं काम करूं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। लाइक आप जैसे ट्रेड में हाइपोथेसिस बनाते हैं कि अगर तो इंपोर्ट की जाए, ठीक है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और अगर इंपोर्ट ना की जाए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है। तो दो चीज़ों को आप हाइपोथेसिस में होता है कि यूजुअली कि आप दो स्टेटमेंट्स जो होती हैं उनको आप कंसिडर करते हैं कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को एक्सेप्ट करती हूँ तो उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं और मैं सेकंड इक्वेशन को नल करती हूँ, ठीक है। और अगर मैं सेकंड इक्वेशन को एक्सेप्ट करती हूँ तो मैं फर्स्ट को रिजेक्ट करती हूँ और उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है। हाँ, तो हाइपोथेसिस उसमें कहता है कि डिस्कशंस विद द कोलीग एंड एक्सपर्ट, जब आप हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसमें डिस्कशन करते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ द डाटा एंड रिकॉर्ड्स, और उसमें है रिव्यू द सिमिलर स्टडीज है, और आप जो है रिव्यू करते हैं इससे पैरेलल जो भी कोई काम हुआ है वो कैसे किया हुआ। फिर इन पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि भाई अच्छा आप खुद देखते हैं, इंडिपेंडेंटली एनालिसिस करते हैं अपने जो है वो काम का, ठीक है। दस working hypothesis arise a result of the prior thinking about the project, ठीक है, examination of the available data and material including related studies and council of experts and interested parties। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन। फिर आप रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं कि अच्छा ये काम मेरा कोई प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करते हैं, उसको उसका हाइपोथेसिस लिखते हैं, उसको लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर हाइपोथेसिस लिखते हैं, फिर आप उसके बाद आते हैं कि अब इसका डिज़ाइन कैसे किया जाए, ये काम करना कैसे, ये काम कौन लोग करेंगे, ठीक है, कौन कौन सा काम मैंने पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, ये सब चीज़ें जो है कि आप
डिजाइन करते हैं, we will have the state that the conceptual structure within which research would be conclude, जो है इसमें ये कहता है the preparation of the research design appreciate for the particular research problem involved using the consideration of the following। इसमें कहते हैं कि द मीन्स ऑफ द ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको कहाँ से मिलेगी, ठीक है। उसके बाद है द अवेलेबिलिटी एंड द स्किल ऑफ द रिसर्चर एंड हिज स्टाफ। उसके आप अपने जो स्टाफ है जो आपके साथ काम कर रहा है उसको आप बताते हैं कि हम ये काम करने जा रहे हैं और उसमें तुम्हें ये कंप्यूटर आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, तुम्हें ये चीज़ों की जो है वो ज़रूरत होगी, ठीक है। फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ द वे इन विच सिलेक्शन मीन्स आर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद आता है द टाइम अवेलेबल फॉर द रिसर्च एंड द कॉस्ट फैक्टर रिलेटिंग द रिसर्च। जो सबसे बड़ी चीज़ है कि फिर आप कॉस्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि ये आपके जो काम है इसके लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है डिटरमिनेंट ऑफ द सैम्पल डिज़ाइन। सैम्पल डिज़ाइन, अब जैसे कि देखें मैं पूरी पॉपुलेशन जो है, जब पूरे पाकिस्तान जो है मैं उस पर जो है देखना चाहती हूँ कि ये इसमें जो लोग हैं उनकी एवरेज जो उनकी हेल्थ कंडीशन है वो क्या है, ठीक है। मैं फर्ज करें कि पाकिस्तान की मैं हेल्थ पे जो है वो काम करना चाहती हूँ, तो अब उसमें ये नहीं कि मैं पूरे पाकिस्तान के जो है जो है 24 25 26 जितने करोड़ भी लोग हैं उन सब के इंडिविजुअली पास जाऊंगी, जाके मैं उनसे कहूँगी अच्छा मुझे बताएं कि आपको कोई डिजीज तो नहीं है या किस तरह से जो है उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग मैं इन्वेस्टिगेट करूंगी। तो ये बड़ा मुश्किल है, ठीक है। और यूजुअली जो आपका सेंसस होता है वो होता है कि जिसमें आप पूरे अपने कंट्री के सब लोगों का डाटा रखते हैं, ठीक है। वो सेंसस होता है और वो गवर्नमेंट करती है। जब आप सैंपल डिजाइन करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं कि आप देख लेते हैं कि अच्छा ये जो है 25 करोड़ आबादी है, ठीक है। तो उसमें से आप देख लेते हैं कि ये 4 सूबे और मतलब 2-3 इंडिपेंडेंट टेरिटरी हैं, जैसे जो आपका जो कश्मीर है और आपका जो जितने ये जो ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है, वो हैं और आपके साथ प्रोविंसेस हैं। तो आप देख लेते हैं अच्छा पॉपुलेशन की रेशो क्या है, किस सूबे में ज्यादा लोग हैं, किस में कम लोग हैं। फिर आप उसमें से मजीद सैम्पलिंग करते हैं किन शहरों में ज्यादा है किन में कम है। इस तरह से करके आप पूरे पाकिस्तान के लोगों का जो है वो सर्वे करते हैं, लेकिन ये है कि उसमें आप पूरे 24-25 करोड़ लोगों के पास नहीं जाते, आप सैंपल सेट कर लेते हैं कि अच्छा इस हर गांव से मैंने 10 लोग लेने हैं या हर शहर से मैंने 20-20 रैंडमली लोग लेने हैं, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट तरीके से जो है वो डिज़ाइन किया जाता है और उससे जो है वो आपका जो है वो डाटा कलेक्ट होता है। और ये बड़ा मैंने हाईलाइट भी करा किया हुआ है, बड़ा इजीली आप देखेंगे तो पढ़ सकेंगे। फिर ये कहता है कि आपकी जो डिज़ाइन है ये सैम्पल डिज़ाइन जो है बड़ी टाइप का हो सकता है। इसमें डेलिबरेटली सैम्पलिंग आ जाती है, रैंडम सैम्पलिंग आ जाती है, ठीक है। इसमें आपकी सिस्टमेटिकल सैम्पलिंग आ जाती है, इसमें आपकी हम्म, इसमें आपकी कोटा सैम्पलिंग आ जाती है, सर्टिफाइड सैम्पलिंग आ जाती है, क्लस्टर सैम्पलिंग, एरिया सैम्पलिंग आ जाती है, ठीक है। फिर इसमें मल्टीपल स्टेज सैम्पलिंग आ जाती है और सीक्वेंशियल सैम्पलिंग आ जाती है। तो ये सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है, ठीक है। ये आप लोग खुद पढ़ेंगे, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरा जो है बताने वाला है। मैं यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन या वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ा सकती हूँ, ये आपका काम है करने का। मुझे सिर्फ आपको एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट देना है किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है कलेक्टिंग का डाटा। फिर जब आप सैंपल साइज सेट कर लेते हैं तो उसके बाद आप डाटा कलेक्ट करते हैं लोगों से जो है। तो वो डाटा जो है कलेक्ट करने का क्या होता तरीकाकार होता है। एक तो होता है कि बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कि आप वो खुद जाते हैं और जाके वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि अच्छा ये लोग क्या कर रहे हैं। लाइक अगर मैंने हेल्थ का डाटा कलेक्ट करना है तो फिर यह है कि मैं खुद जो मैंने सैंपल साइट सेट किया है कि मैं अगर पूरे पाकिस्तान में जो है वो 120 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में मैंने 20-20 लोगों का डाटा लेना है, ठीक है। उन 20 लोगों में से जो 5 लोग हैं वो 10 साल तक की उम्र के होंगे, जो 5 लोग हैं वो 10 से आगे जो है वो 25 साल की उम्र के होंगे, उससे जो 5 है वो 25 साल से जो है 45 साल की उम्र के होंगे, या 50 साल की उम्र के होंगे। उससे जो अगले 5 सैंपल्स हैं वो 50 साल से ऑनवर्ड जो है वो
100 ईयर्स तक के होंगे। तो जब ऐसे मैं अपना तोड़ तोड़ के हिस्सों में कर लेती हूँ अपने सैम्पलिंग को, ठीक है, तो फिर मैं जाके लोगों के और जो आपका जो बाय ऑब्जर्वेशन है उसमें मैं खुद जाके लोगों को देखती हूँ, उनकी हेल्थ देखती हूँ, उनको अच्छा ये कैसे चल रहा है इसके देखने में, पेरेंट्स कैसी है, उसे इंटरव्यू करती हूँ, बात करती हूँ। तो ये आपकी ऑब्जर्व जो है वो आपकी जो है डाटा कलेक्शन आ जाती है, और ये बड़ा डिफिकल्ट होता है समटाइम्स आपका पर्सनली तौर पे लोगों के पास ऐसे जाना करना, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। और आप इसमें देखें कि जो ये हमारे मुल्क का जो एक जो है, जैसे आप देख रहे हैं कि डाटा जो है रखा जाता है, फिर अगर आप वर्ल्ड बैंक को देखें तो वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसका डाटा रखता है। जो आपका डिफरेंट आपकी जो एजेंसीज है, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, वो पूरी दुनिया के लोगों का डाटा जो है वो कलेक्ट करती हैं, और वो भी कोई सर्वेस करनी है, पूरी दुनिया के लोगों का सर्वेस करते हैं। तो वो इसी बेस पे ही होता है। आपने कोई काम बहुत बड़े लेवल पे करना है या आपने बड़े छोटे लेवल पे करना है, प्रोसेसेस उसमें सेम ही अडॉप्ट किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है थ्रू पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं, कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो है मैंने हेल्थ का डाटा कलेक्ट करना है, तो मैं अपने साथ जो है वो 10 लोगों को मिला लेती हूँ, ठीक है, और उनको मैं कहती हूँ कि अच्छा तुम लोग 2 लोग जो है वो जो है सिंध को कवर करेंगे, जो 3 लोग जो है वो पंजाब को कवर करेंगे। फिर हम लोग खुद लोगों के पास जाते हैं और जाकर उनसे बात करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कि थ्रू टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, समटाइम्स हम लोगों के लिए इतना कन्वीनियंट नहीं होता है, तो फिर हम लोग डिफरेंट सर्विस करते हैं, तो हम लोग लोगों को फोन पे बात करके करते हैं। देखिए अक्सर आप भी देखेंगे आपको डिफरेंट जो है मोबाइल सर्विस या दाएं बाएं से आपको कॉल आएंगी इन्फॉर्मेशन के लिए कि आप ये प्लीज इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करके दें, ठीक है। तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ सर्वे जो है वो उसी का होता है। उसके बाद होता है मेलिंग द क्वेश्चनेयर, होता है कि समटाइम्स ऐसे होता है कि मुझे डाटा चाहिए, तो जो डाटा है वो आपकी जो आपके जो मिडवाइफ्स हैं किसी इलाके की, या जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से डाटा पता होता है कि चाहे कि इस इलाके में कितने लोग हैं, किस तरह से हैं, ठीक है। तो आप उनको क्वेश्चन मेल कर देते हैं, वो उसको जो है वो फिल करके दे देती हैं, ठीक है। या उसके अलावा आपका हो जाता है कि थ्रू शेड्यूल जो है कि आप समटाइम शेड्यूल जो है बनाते हैं, लोगों को जो है वो ऑन बोर्ड लेते हैं कि अच्छा मैं 10 बजे आपके लोगों के पास आऊंगा और आके आप लोगों से बात करूंगा, पूछूंगा, ठीक है। तो ये आपका जो है वो थ्रू शेड्यूल डाटा कलेक्शन होती है। फिर उसके बाद आपका आगे आ जाता है एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर नेक्स्ट आपका टाइप होता है कि आपने एग्जीक्यूट करना है, आपने अपना काम करना है, प्रोजेक्ट को आपने चलाना है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, द रिसर्चर शुड सी दैट द प्रोजेक्ट इज एग्जीक्यूट इन अ सिस्टमेटिक मैनर एंड इन टाइम। जो आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो बड़ा एक थ्रू प्रॉपर चैनल चले, जो जो उसके रिक्वायर्ड उसके जो स्टेप्स है वो सारे स्टेप्स जो है वो अडॉप्ट किए जाएं, ठीक है। और फिर उसी एक पैटर्न के साथ हों। जब भी कोई भी रिसर्च आपकी जो जो आप करते हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा मेक श्योर किया जाता है कि क्या ये वो सारे स्टेप्स जो है वो उसको फॉलो कर रहा है, क्या इसने लिटरेचर रिव्यू किया है, क्या इसने हाइपोथेसिस बनाया है, ठीक है। ये क्या इसने जो है वो अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो है वो किए हैं। तो इन सब चीजों को जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो कंसिडर किया जाता है। इफ द डाटा are to be collected through the interview agreements arrangements should be made for proper selection and training of the interviewers, ठीक है। जब आप कहते हैं कि अच्छा चलें डाटा जो हमने थ्रू इंटरव्यू कलेक्ट करना है, तो जो आपके जो साथ हेल्प कर रहे होते हैं, आपके जो रिसर्चर्स होते हैं, फिर उनको प्रॉपर तरीके से बताते हैं कि आपने ये सवाल को ऐसे करना है, ठीक है। और फिर उसका आंसर जो है वो आपने जो है वो उसका आंसर आपने लिखना है। समटाइम आपने जो क्वेश्चनर अपना लिखा होता है उस पे क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट होते हैं, और आप आम रैंडमली लोकल लोगों के पास जा रहे होते हैं, उनको इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती, या वो डायरेक्टली वो क्वेश्चन को नहीं समझ सकते हैं। तो फिर अब वही बात बड़े मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो आप बयान करते हैं या आप बताते हैं, जिसमें आप जैसे करें कि हेल्थ की जब बात आती है, ठीक है, तो अगर उनको सिंपली उनसे जो है पूछा जाए कि आपका जो
आपकी जो हेल्थ जो है वो कैसी है, तो वो बड़ा एक मिला जुला जगह, हाँ बस तबीयत ठीक रहती है, तबीयत नहीं भी ठीक रहती, इस तरह से कोई मिला जुला सा करेगा। लेकिन मुझे बड़ा स्पेसिफिक आंसर जानना चाहिए होता, तो मैं उससे पूछूंगी अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम एक महीने में कितनी दफा डॉक्टर के पास जाते हो, या कौन सी मेडिसिन है जो तुम रेगुलर खा रहे हो, या जो कौन सी बीमारी है जो तुम्हें किस एज में लगी है, ठीक है। तो वो फिर एक बात को मुख्तलिफ अंदाज में पूछता है, और उससे फिर वो जो है वो कंक्लूड करता है कि अच्छा मेरे क्वेश्चन का ये आंसर होगा, और फिर वो आंसर जो है उसमें लिखा जाता है, ठीक है। तो ये भी जो आपका इंटरव्यू करना और ये बात को समझना, ये भी बड़ा एक ट्रिकी काम होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप बड़े लोकल लोगों के साथ जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं। इन सम ऑफ द रिस्पोंडेंट डू नॉट कोऑपरेट, समटाइम लोग इरिटेट भी हो जाते हैं और लाइक कहते हैं कि क्या मुसीबत है, ये क्या प्रॉब्लम है, क्यों मुझसे इतने सवाल जवाब ये पूछ रहे, ठीक है। ये बड़ी कॉमन सी बात है कि किसी के बारे में आप ज्यादा पूछते हैं तो उसमें वो फौरन इस चीज पे हो जाते हैं कि अच्छा ये क्यों मुझसे पूछ रहा है, क्या बात है ये जो है ना। और उससे मुझे याद है कि जब मैं अपनी जो है पीएचडी की रिसर्च के लिए जो है वो डाटा कलेक्ट कर रही थी, तो उसमें लोगों से जो है वो इंटरव्यूज के, और उसमें मेरे फार्मर्स जो हैं वो उनसे इंटरव्यूज करने थे। तो जब उनसे इंटरव्यूज करते थे कहते अच्छा हमें मिलेगा क्या, ये आप ले क्यों रही हैं, या समटाइम वो कहते थे कि अच्छा ये टैक्स के लोग आ गए हैं तो लोग अपनी इंफॉर्मेशन को छुपा लेते थे, या समटाइम कहते थे कि अच्छा फिर हमें क्या मिलेगा जो है तुम लोग हमसे इतने टाइम ले रहे हो, इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। तो वो इस किस्म के बड़े प्रॉब्लम्स आपको जो फील्ड में फेस करने होते हैं। some suitable method should be designed to tackle this problem, और फिर आपको कुछ प्रॉपर डिजाइन किया जाता है जिसके थ्रू आप जो है वो प्रॉब्लम जो है वो उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एनालाइजिंग ऑफ डाटा। जब आपके पास जो सारा डाटा आ जाता है, ठीक है, जितने आपके जो क्वेश्चनियर बनाए होते हैं, उसको फिर आप प्रॉपर तरीके के किसी सॉफ्टवेयर जो है वो उसमें अपलोड करते हैं, जिसमें आपका आप सिंपल एक्सेल में जो है वो डाटा अपलोड करते हैं, ठीक है। या एपी डाटा एक है सॉफ्टवेयर है जिसमें आप बड़ी जो नंबर्स हैं उनका डाटा करते हैं, कि जो एक्सेल है उसमें अगर आप मतलब 1 बिलियन या 2 बिलियन जो है वो आप अगर ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल है उसके लिए, इतने बड़े डाटा को सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करना, वो क्रैश कर जाता है। तो फिर आपके पास और बहुत से सॉफ्टवेयर है जिसमें एपी डाटा है, जिसमें आप बेसिकली बिग डाटा एनालिसिस करते हैं, मिलियंस बिलियंस की जो ऑब्जर्वेशन है उनको आप जस्ट ब्लिंकिंग ऑफ आईज जो है वो उन प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो इस किस्म के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। उसमें सबसे पहले आपने डाटा को एंटर करना होता है, करेक्टली डाटा जो है उसको एंटर करना होता है, ठीक है। फिर उसके आपने जो है प्रॉपर टेबल बनाने होते हैं, उसकी कोडिंग करनी होती है कि अच्छा इस क्वेश्चन के इस पार्ट का ये कोड है, इसका ये कोड है, ठीक है। वो सारी कोडिंग करके तो फिर आपको एनालाइज करना होता है अपना जो है उसमें एसपीएसएस है, स्टेटा है, या एमोस है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जो कि रन होते हैं, और उसमें फिर आपका जो है वो एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। ये एनालिसिस जो है ये तो जस्ट नॉट अ बिग थिंग, एनालिसिस करना, एनालिसिस करके सामने आपके टेबल्स आ जाते हैं, सामने आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा इशू होता है कि उन रिजल्ट्स को इंटरप्रिटेट करना, उन रिजल्ट्स जो है उनको एक आम इंसान के लिए जो है वो अंडरस्टैंडेबल बनाना, क्योंकि वो एक रिसर्चर या एक क्वालिफाइड इंसान तो उसको समझ सकता है, लेकिन एक आम लोकल पर्सन की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है फिर उनको जो है एनालिसिस जो है उनको फिर आगे उस पर मजीद काम किया जाता है, ठीक है। उसमें फिर आता है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आप फिर उस पर डिफरेंट तरीके के जो है वो टेस्ट लगाते हैं, जिसमें आपका आई टेस्ट है, टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, ठीक है। ये सारे टेस्ट लगा के आप जो है टेस्टिकल आपको रिजल्ट्स आते हैं, उसमें फिर आप बताते हैं कि हाइपोथेसिस जो आपने ऊपर बनाए थे कि अब मैं ए या बी, मेरे दो हाइपोथेसिस थे, तो मेरा रिजल्ट क्या बताता है कि मेरा कौन से वाला जो हाइपोथेसिस है वो ठीक है, या मेरा ए वाला, अगर फर्स्ट कर मैं ट्रेड की बात मैंने शुरू में की थी, तो आपका जो है वो ट्रेड इंपोर्ट करना जो है वो हाइपोथेसिस ए था, इंपोर्ट ना करना हाइपोथेसिस बी था। तो आपके रिजल्ट बताते हैं कि अच्छा जी हमें हाइपोथेसिस ए को एक्सेप्ट करना चाहिए और बी को रिजेक्ट करना चाहिए, बी को एक्सेप्ट करना चाहिए, ए को रिजेक्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। आपने जो आपके टेबल्स आते हैं, जो काई स्केयर की वैल्यू आई है, या टी स्केयर की, या एफ टेस्ट की जो
वैल्यू आई है, ठीक है, वो उस वैल्यू का आम बंदे को क्या पता हो, ठीक है, उसके लिए तो जस्ट नंबर है। ये तो एक रिसर्चर जो है वो उसी को ही पता है कि ये इसका क्या मतलब है, तो फिर वो उसको जर्नलाइज जो है वो करता है, उसको एक सिंपल अंडरस्टैंडेबल जो है डॉक्यूमेंट जो है उसमें बनाता है, ठीक है, और वो एक्सप्लेन करता है कि अच्छा अगर वैल्यू जो है वो 1 से लेके 5 तक आएगी तो इसका मतलब है कि मैं अपना जो अब मैं जो ए जो मेरा हाइपोथेसिस है मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी, अगर 5 से ज्यादा आती है तो फिर मैं ए को रिजेक्ट करूंगी और बी को एक्सेप्ट करूंगी, ठीक है। इस तरह से जो भी आपने कोई अपने बनाया होता है उस पे आप इसके जो है वो इंटरप्रिटेशन करते हैं। उसके बाद फिर प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट और द थीसिस, फिर एंड में आप बाकायदा एक रिपोर्ट लिखते हैं, ठीक है, जो कि रिपोर्ट पब्लिश होती है, जो कि रिपोर्ट डिफरेंट लोग जो हैं वो उसको पढ़ते हैं और उसको देखते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट और थीसिस जो है वो जब आप कोई एकेडमिक का काम कर रहे होते हैं तो वो थीसिस आप उसमें लिखते हैं, लेकिन आप कोई गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं तो उसमें आप रिपोर्ट लिखते हैं, ठीक है। तो वो जो रिपोर्ट है उसमें बेसिकली ये सारी जो है वो अपने जो चीज़ें जो है वो बतानी होती है। फिर उसके जो है वो प्रिलिमिनरी पेजेस होते हैं, शुरू में कुछ आपके एक्नॉलेजमेंट कर रहे होते हैं, आप उसमें डिफरेंट जो है लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मेन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिपोर्ट, उसमें फिर आप मेन आपका पार्ट ऑफ रिपोर्ट आ जाता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस आती हैं, फिर समरी ऑफ द फाइंडिंग आती है, मेन रिपोर्ट आती है और फिर कंक्लूजन होता है, ठीक है। क्राइटेरिया ऑफ द गुड रिसर्च जो है, जाहिर है गुड रिसर्च का जो क्राइटेरिया है उसमें गुड रिसर्च वही होती है जिसका कोई मकसद हो, जिसके कोई मतलब रिसर्च बराए रिसर्च ना हो, रिसर्च का कोई मकसद हो, ठीक है। और उसके जो रिसर्च की जो प्रोसीडिंग्स है वो बड़ी जो है डिटेल्ड और बड़ी जो है वो सिस्टमेटिक हो, ठीक है। फिर जो इसके जो है प्रोसीजर है वो बड़ा वेल डिफाइंड हो, जो आपका जो गुड रिसर्च है उसमें हम जो कहते हैं कि आपने प्रॉपर तरीके से सारा जो है वो होमवर्क करके जो भी हमने ऊपर सारे सब्जेक्ट्स बताए और सारे जो स्टेप्स बताए हैं उन सबको प्रॉपर तरीके से मेक श्योर करके जो काम किया और डेफिनेटली वही आपकी गुड रिसर्च होगी, ठीक है। और क्राइटेरिया भी वही गुड रिसर्च का है, इसको आप भी जो है वो खुद पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि प्रॉब्लम जो है जो एनकाउंटर्ड बाय द रिसर्चर इन इंडिया, क्योंकि ये किताब एक इंडियन ऑथर ने लिखी हुई है तो वो जो भी कोई बात कर रहा है वो इंडियन रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, जो रिसर्चर को जो प्रॉब्लम है ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्टली जो है उनको सेम या सिमिलर प्रॉब्लम्स जो है वही फेस करना होती हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम है लैक ऑफ द साइंटिफिक ट्रेनिंग इन द मेथोडोलॉजी ऑफ द रिसर्च। सबसे पहले ये है कि लोगों को इतनी ट्रेनिंग ही नहीं होती है कि वो रिसर्च जो है वो कर लें, क्या उनका थोड़ा सा इतना कोई बैकग्राउंड ही नहीं होता उनका कि वो रिसर्च जो है वो उसको ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन उन्हें प्रॉपर सीखा नहीं होता। फिर ये इनसफिशिएंट इंटरेक्शन बिटवीन द यूनिवर्सिटीज रिसर्च डिपार्टमेंट जो है, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, उसके जो रिसर्च डिपार्टमेंट है हर डिपार्टमेंट अपनी एक इंडिपेंडेंट रिसर्च कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं एक दूसरे के साथ मिल के जो रिसर्च करनी है, ठीक है, उस वो बड़ी लैक ऑफ रिसर्च होती है, उसकी बड़ी जो है वो ज़रूरत होती है। जैसे कि सिंपल जो इस तरह से आप देख लें कि अगर हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि अच्छा लोगों की आमदनी कैसे बढ़नी चाहिए, कैसे कम होती है, क्या क्या चीज़ें हैं जो लोगों को इरिटेट करती हैं, प्राइजेस किस तरह से जो है वो बिहेव करती हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सब चीज़ों को हम रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है एक लेट सपोज के लॉ डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो वो अपनी रिसर्च कर रहा है कि लोगों को लिटिगेशन में क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे कैसे जो है वो इश्यूज जो है वो रेज होते हैं, तो वो अपने सब्जेक्ट की रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग अपने सब्जेक्ट की रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन रिसर्च जो है वो इससे भी आगे की चीज़ है कि आपने कोरिलेट करना है एक दूसरे के साथ, कोऑर्डिनेट करना है कि अब मैं देखूं कि जो आपकी जो लॉ साइड है, जो लोग जो है उनके
बड़े लंबे अरसे से जो है वो कोर्ट्स में पेंडिंग केसेस चल रहे हैं या उसकी प्रोसीडिंग चल रही है, उसका उनके इकोनॉमिकल कंडीशन पे क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो ये एक सॉर्ट ऑफ कोलेबोरेशन हो जाती है। तो कहते हैं कि ये इस किस्म की कोलेबोरेशन की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, फिर उसमें आप ये कहें कि जैसे जो आपके और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो मिलकर जो है रिसर्च करते हैं, तो फिर एक कोई फ्रूटफुल रिसर्च बनती है। तो कहते हैं कि इस किस्म की जो डिपार्टमेंट्स की आपस में जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से इतनी अच्छी रिसर्च नहीं हो पा रही है। फिर उसके बाद वो क्या कहता है कि most of the business units in the country do not have the confidence or that the material supplied they by themselves will not be मिसयूज। फिर बहुत से लोग जो है वो इस तरह से भी होते हैं कि डाटा नहीं देते हैं कि ये बाद में हमारी इंफॉर्मेशन को मिसयूज ना करें। या जब मैं डाटा कलेक्शन के लिए जो है खुद बाय सेल्फ फील्ड में गई थी, तो तब लोग डाटा जो है वो हाइड करते थे, कहते थे ये तो नहीं कहीं ये टैक्स वाले तो नहीं है, ये हमसे हमारी आमदनी पूछ रहे हैं, तो ये तो ऐसे तो नहीं है कि कल कल को हमें बड़े बड़े टैक्सेस लग के आ जाएंगे। तो उसमें जो है वो अपनी इनकम जो है वो उसको हाइड करते थे या अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो गलत बताते थे या नहीं बताते थे। ठीक है, फिर उसमें कई दफ़ा जो है डाटा कलेक्ट करना होता था, हम लोगों को फैमिली साइज चाहिए होता था, तो लोग बड़े रिलेक्टेंट होते थे अपनी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन देने के हवाले से, कि उनसे अगर हम लोग पूछते थे कि अच्छा घर में कितने अफराद हैं, तो कितने जो हैं बच्चे हैं, कितने जवान हैं, तो इस किस्म की इंफॉर्मेशन देने के लिए बड़े रिलेक्टेंट होते थे। उसके बाद है कि रिसर्च स्टडीज overlapping and one another are undertaken quite often for want of adequate information। ठीक है, वो कहते हैं कि एक काम जिसने कर लिया है ना, उसी पे रेपिटेशन हुई जा रही है, उसी पे रेपिटेशन हुई जा रही है। ठीक है, जिसकी वजह से वो काम जो है जो कि एक दफा हुआ था उसमें भी इतनी एक्यूरेसी नहीं रहती है, प्लस ये है कि जो और एरियाज रिसर्च के हैं वो इग्नोर होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कहता है कि there does not exist a code of conflict or for researcher and inter-university and interdepartmental revivals for are also a quite common। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या आ जाता है, difficult of adopting and timely sequential assistance। हाँ, ये भी है कि अब समटाइम जो है रिसर्चर जो है वो बड़ी डिफिकल्टीज फेस करता है, जिसमें कॉन्सेप्चुअल असिस्टेंस जो है कि उसको उस तरह से जो है वो फाइनेंशियल ग्रांट्स नहीं मिल रही हैं, या यूनिवर्सिटी जो है वो उसके साथ उस तरह से कोऑपरेट नहीं कर रही है कि उसका जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपर तरीके से चले। फिर उसके बाद है लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड फंक्शनिंग इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, आपको जो जाहिर है इसके लिए आप रिसर्च करने के लिए आपको बड़ी प्रॉपरली बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वेल डिफाइंड लाइब्रेरीज चाहिए होती हैं, और जिसमें आपकी लाइब्रेरी दो तरह की होती हैं। एक लाइब्रेरी वो होती है जो आपके फिजिकली वहाँ पे किताबें मौजूद हैं, और एक आपकी ऑनलाइन लाइब्रेरी होती है पैरेलल, जो है आपके ई बुक्स जो है इलेक्ट्रॉनिकल बुक्स जो हैं जो आपको सॉफ्ट कॉपी में है, वो अगर फिजिकली लाइब्रेरी में अगर 10,000 किताब है, तो जो आपकी ई लाइब्रेरी है उसमें हो सकता है कि 5 करोड़ किताबें हों। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉपर तरीके से लाइब्रेरीज जो है वो मेंटेन हो तो रिसर्च ज़्यादा बेहतर तरीके से होती है। not able to copy the old and new act rules। अच्छा, उसके बाद क्या है, टाइमली अवेलेबल ऑफ द पब्लिश डाटा। फिर ये भी सबसे बड़ी बात है कि जो पब्लिश डाटा आपका हो चुका होता है वो आपको टाइमली अवेलेबल हो तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि द प्रॉब्लम ऑफ कंप्यूटराइजेशन एंड आल्सो प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द प्रोसेस ऑफ द डाटा कलेक्शन एंड रिलेटेड थिंग्स। ठीक है, तो ये भी सेम वही चीज़ के जो है वो बड़ी जो है वो प्रॉब्लम होती है अपने जो काम जो है उससे रिलेटेड जो है डाटा कलेक्शन के लिए, या डिफरेंट और चीज़ें जो है उसको चाहिए होती हैं, वो लैक ऑफ रिसोर्सेज जो है वो फेस कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी रिसर्च इतनी स्मूथली नहीं चल सकती है। ठीक है, तो ये 8-10 उसके जो इश्यूज हैं जो इंडियन रिसर्चर को फेस करने पड़ते हैं, ये इंडियन बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड एक रिसर्चर के ये कॉमन जो है वो
प्रॉब्लम्स होते हैं। यहाँ पे आपका जो ये टॉपिक है, ये चैप्टर है आपका, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह ताला आप जो है वो देखेंगे। उसमें आप मेरा ख्याल है कि रिसर्च मेथड्स जो है उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसमें किसी किस्म की समझ नहीं आई है तो आप मेरे पास जो है वो ग्रुप में और इजी क्लास में आप ऐड हैं, आप हमसे जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है ये आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप थॉरली स्टडी करें। इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो यू आर ऑलवेज वेलकम, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।